से, जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इनके अंदर 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 उनकी तादाद, उनकी इकसाम, काइंड्स और उनकी तरतीब, सीक्वेंस। ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं 2 तरह की प्रोटीन्स में, जिसको कहा जाता है इंसुलिन एंड हेमोग्लोबिन। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था एफ सेंगर ने ये दोनों चीज़ों के ऊपर स्टडी की थी, इंसुलिन पे और हेमोग्लोबिन पे। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन के बारे में आप जानते होंगे, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे लीवर के साथ जो एक स्ट्रक्चर पेंक्रियाज है ये मौजूद होती है, वो इंसुलिन बनाती है जो हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है, यानी कि एक ख़ास सीक्वेंस तक बढ़ने नहीं देती। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक लाइन लगी हुई है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इस लाइन को क्रॉस करेगा फ़ौरन से हमारे ब्लड में इंसुलिन बनेगी और वो उसको कम करके इस लाइन तक ले आएगी कि भाई आपने इधर तक रहना है, इससे कम नहीं होना और इससे ज़्यादा नहीं होना। कम होगी तो ग्लूकागोन बनेगा, ज़्यादा होगी तो इंसुलिन बन के उसको रोक देगी। ये उसका फंक्शन है। तो जो इंसुलिन है, अगर हम उसके अंदर नंबर्स की बात करें तो उसके अंदर मौजूद होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स, 51। अब ये 51 अमाइनो एसिड्स किस तरह मौजूद होते हैं? ये 2 चेन्स में मौजूद होते हैं, जिसको कहा जाता है अल्फ़ा चेन और दूसरी को कहा जाता है बीटा चेन्स। जो अल्फ़ा चेन है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन है उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इन दोनों को मिलाएं तो टोटल 51 अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। तो ये एक खास नंबर्स जो मिलकर प्रोटीन बन रही है वो क्या है? वो इंसुलिन है। ठीक है जी। और इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? डाइसल्फाइड से मुराद है उसके अंदर 2 सल्फ़र के बॉन्ड होते हैं। डाई का मतलब होता है 2, यानी कि इनके अंदर जितनी भी बॉन्डिंग होगी वो सारी सल्फ़ाइड की होगी और डाइसल्फ़ाइड, डबल सल्फ़ाइड मिलकर बॉन्डिंग बना रहे होंगे। सिंपल सी ये स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहा जाता है? इंसुलिन कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। इसके अंदर भी वही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद डिफरेंट है। 574, ये देखें ये 51 थी इंसुलिन थी, इसमें 574 हैं तो हेमोग्लोबिन है। अब 574 अमाइनो एसिड्स को एक ख़ास तरतीब में जोड़ेंगे तो हेमोग्लोबिन बनेगी। कैसे? इसके लिए इसके पास जो अल्फ़ा चेन्स हैं वो एक नहीं कितनी 2 होती हैं, बीटा चेन्स भी 2 होती हैं और हर एक चेन में अमाइनो एसिड की तादाद 141 होती है, 141, और बीटा में 146 होती है। तो अगर इनको इससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल जब हम उसको प्लस करेंगे, सम करेंगे तो 574 अमाइनो एसिड्स होंगे जो कि मिलकर क्या बना रहे होंगे? एक हेमोग्लोबिन बना रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों एग्जांपल्स इंसुलिन एंड हेमोग्लोबिन ये रिप्रेजेंट करती हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को। अगर हम इसको देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है? इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से नज़र आती है, देखने में मिलती है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मौजूद है। इसकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अब इसके ऊपर जो इंसुलिन है, अगर हम इंसुलिन या हेमोग्लोबिन किसी की भी बात करें, लेट्स सपोज हम इसके ऊपर डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं। ये हमने इसके ऊपर सेक्शंस बना दिए और ये जो सेक्शंस हैं ये क्या हैं? बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एक स्ट्रेट चेन में हैं। इसको हमने नाम दे दिया 1 का, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8। लेट्स सपोज हम एक प्रोटीन बना रहे हैं जिसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हमने जोड़ दिए? 8। एक ख़ास तरतीब से जोड़ दिए और एक ख़ास शक्ल के अमाइनो एसिड्स हमने जोड़ दिए। तो हमारे पास ये जो एक प्रोटीन बनी है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसको कहा जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं इंसुलिन में और हेमोग्लोबिन के अंदर। अब जो इसका साइज़ है, अगर हम प्रोटीन की साइज़ की बात करें कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है वो कितनी बड़ी होती हैं, तो उनके डिफरेंट साइज़ हैं। ठीक है। और वो साइज़ डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड पे और नंबर्स। जितने ज़्यादा नंबर्स बढ़ते जाएंगे प्रोटीन बड़ी होती जाएगी,
ठीक है, और टाइप्स भी उसकी एग्ज़ाम में क्या होगा, इजाफा होता जाएगा। फिर अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को रन कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी में तकरीबन 80,000 तक प्रोटीन्स हैं, लेकिन 10,000 उसमें प्रोटीन्स ऐसी हैं जो हमारे बॉडी फंक्शंस को रन कर रही हैं, मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है, हार्मोन्स का हिस्सा है, एंजाइम्स का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है ये खुद ब खुद ही डिटर्मन नहीं होता, इसको डिटर्मन करता है डीएनए। हमारी बॉडी के हर सेल में उसका एक डीएनए मौजूद है जिसको कहा जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है। ये भी एक पूरा टॉपिक है जो हम अगली वीडियो के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो ये सारा सीक्वेंस किसने करना है, डिटरमन डीएनए ने, क्योंकि ये सेल का मेजर कंट्रोल सेंटर है। इसने देखना है कि सेल के अंदर, बॉडी के अंदर किस सेल को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये उसके अकॉर्डिंग सेल को डीएनए अपने सीक्वेंस को कॉपी करता है आरएनए में, और आरएनए जाके स्पेसिफिक जगह पे जाकर उसके डीएनए को रीड करके मैसेज को प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। तो प्रोटीन्स जितनी भी हमारी बॉडी में बनती हैं उसका सीक्वेंस, उसकी तादाद, उसकी टाइप्स, ये तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल होती हैं डीएनए के अंदर। तो इसलिए इसको लिखा जाता है द सीक्वेंस इज़ डिटरमिन्ड बाय द डीएनए। तो ये जब तक ये काम स्मूथली होता रहेगा प्रोटीन्स नॉर्मली बनती रहेंगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक काम स्मूथ तरीके से हो रहा है तो उसमें ख़राबी आने के चांसेस भी होते हैं। तो बिल्कुल ये जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर भी ख़राबी आने के चांसेस होते हैं, जिसको कहा जाता है एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी क्या है? एबनॉर्मेलिटी का मतलब है कि कोई भी काम नॉर्मल नहीं हो रहा। द ऑर्डर दैट कैन नॉट परफॉर्म्ड रेगुलरली, उसके अंदर कोई ना कोई मिसहैप आ रहा है, उसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। तो एबनॉर्मेलिटी की वजह से बॉडी के अंदर एक कंडीशन पैदा होती है जिसको कहा जाता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? सिकल कहा जाता है सिकल कहा जाता है जी दातरी को, या जो दरांती होती है घास काटने वाली, उसको कहा जाता है। उसकी जो शेप है वो इस तरह की होती है, सिकल टेप, ठीक है। अगर आपने देखा हो कि जो गांव के अक्सर लोग हैं वो घास काटने के लिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको सिकल कहते हैं। तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी अगर नॉर्मल शक्ल हम देखें तो एक कॉइन तरह की होती है। तो जब ये बीमारी आती है, एबनॉर्मलिटी आती है इस सीक्वेंस में, तो इसकी शक्ल राउंड से चेंज होकर किस तरह की हो जाती है, सिकल टेप। तो इस बीमारी को कहा जाता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? ये हमारे खून के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे। इस तरीके से ये इसके अंदर अकोमोडेट होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? हमारे रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है और हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये आती है हीमोग्लोबिन के अंदर जो दो चेन्स हैं, अल्फ़ा और बीटा चेन के अंदर एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से ये बीमारी आती है। होता क्या है कि ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है जिसने एक अपनी पोजीशन लेनी थी, लेकिन ये अपनी पोजीशन नहीं लेता, जिस कोई और अमाइनो एसिड उसकी जगह पे आके अटैच हो जाता है और उसको कहा जाता है वेलिन। लेट्स सपोज यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमने अमाइनो एसिड लगा दिए, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा, सोन चलते जाएं। यहाँ पर आके लगना है ग्लूटामिक एसिड, ये GA लिख दिया मैंने, और प्रोटीन मुकम्मल हो जाएगी जो कि क्या बनेगी, हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसकी जगह पर लग जाता है वेलिन, यानी कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, रिप्लेसमेंट की वजह से, ये दोनों की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से वहाँ GA लगना था, ग्लूटामिक एसिड लगना था, उस जगह पे वेलिन लग जाती है। तो वो क्या होता है, प्रोटीन्स तो जुड़ जाएगी, अमाइनो एसिड तो जुड़ जाएंगे, लेकिन वो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, वो कुछ और बन जाएगा। तो एक डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाती है जिसको कहा जाता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। और इस तरह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, वो ऑक्सीजन लेके नहीं जा सकती, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से रेड ब्लड सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, और जब रेड ब्लड सेल्स मरते हैं तो खून की कमी होती है, और खून की कमी से मुख्तलिफ बीमारियां जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, एनीमिया होना शुरू हो जाता है। ये तमाम चीज़ें एबनॉर्मेलिटी की वजह से आती हैं जिसको कहा जाता है
एबनॉर्मलिटी इन द सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अकेला भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, इसके अंदर से MCQs भी बेशुमार पूछे जाते हैं और ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपने इसको एज इट इज़ ही लिखना है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो दूसरी स्ट्रक्चर हैं जिनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, टर्शरी पढ़ा था और क्वाटरनरी पढ़ा था, वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आती हैं। तो हम उसको भी देख लेते हैं, जल्दी से इसको डिस्कस कर लें ताकि हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाए। जी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर असल में प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड हैं। प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड इन्हीं को पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। ये प्राइमरी हैं और जब ये कॉइल हो जाएंगी, इनकी कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जाहिर बात है जब कॉइलिंग होगी तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी, ये फ्लैट है, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या है, फ्लैट नहीं होंगी, ये राउंड ऑफ होंगी। तो ये दो तरह की स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिसको अल्फ़ा हेलिक्स कहा जाता है और बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है। अल्फ़ा हेलिक्स क्या होती हैं? स्पाइरली अरेंज होती हैं। स्पाइरली अरेंज से मुराद है कि अगर हम ये देखें कि ये जो सीक्वेंस है ये चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल, इन्होंने स्पाइरली अरेंज अपने आप को करना है। तो जब ये अपने आप को स्पाइरली अरेंज करती हैं तो इस तरीके से रन करना शुरू कर देती हैं, कोआइलिंग करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं और हर एक टर्न में, यानी कि ये देखें ये एक टर्न हो गया, उसके बाद ये दूसरा टर्न, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, हर एक टर्न में तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड जो होते हैं मौजूद होते हैं और उनकी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर एक टर्न जो कि तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड लेके जुड़ता है। हर एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि अल्फ़ा हेलिक्स बना रहे होते हैं। बीटा प्लेटेड शीट्स क्या है? बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं फोल्डिंग बैक्स, यानी कि जितनी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है वो अपने ही ऊपर फोल्ड होती रहती है और एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कहा जाता है बीटा प्लेटेड शीट्स। इसकी एग्जांपल है सिल्क। सिल्क फॉर एग्जांपल, सिल्क कहते हैं रेशम को, सिल्क वर्म जो है बनाता है उसको रेशम कहते हैं। तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो बीटा प्लेटेड शीट्स यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो ये जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टॉपिक है ये भी कवर हो गया। इसको ज़्यादातर आपने शॉर्ट के लिहाज से याद रखना है, अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है और बीटा प्लेटेड शीट्स क्या हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर कहा जाता है जैसे कोई एक हेल्दी सा पर्सन होता है गोल मटोल सा, तो उसको बोला जाता है ग्लोबुलर। गोल कह लें, राउंड। तो जो राउंड प्रोटीन्स हैं जितनी भी उनको कहा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स और ये मेंटेन रखती हैं अपने आप को 3 तरह के बॉन्ड से। एक को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये 3 तरह के बॉन्ड्स हैं जो इनको क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं और उनकी ग्लोबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। यानी कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स को, ये कोई एक फिक्स शेप नहीं होती, ये मिलकर इसने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया होता है और एक राउंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कहा जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादातर पाई जाती है एक्वा सोल्यूशन में। एक्वा सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, पानी हो, सोल्यूशन बन जाए, उसको कहा जाता है एक्वा सोल्यूशन। एक्वा का मतलब होता है वाटर, उर्दू में कहें तो आब, पानी। तो ये 2 तरह के होते हैं, हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं एक्वा सोल्यूशन के अंदर। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब है वाटर यानी कि पानी, और फोबिक, फोबिक हम कहते हैं डर को, उर्दू में लिखें तो डर, यानी कि ये ऐसी प्रोटीन का ऐसा हिस्सा है जो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक है। इसलिए ये अंदर की तरफ होता है, यानी कि अगर हम एक ये मेम्ब्रेन बनाए, ठीक है, तो ये उसकी ये बाहर वाली साइड है और ये अंदर वाली साइड है। चूँकि ये पानी से, सॉल्वेंट से डरते हैं, फोबिक होते हैं, तो ये अंदर वाली साइड पर होता है ताकि सॉल्वेंट के साथ अटैच ना हो सकें। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब वाटर और फिली का मतलब होता है लविंग, अट्रैक्शन, पसंद करने वाले। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स होती हैं
पसंद करने वाली पानी को या सॉल्वेंट को, उनको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, और वो आउटर साइड पर होती हैं। ये देखें, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड। आउटर साइड पर होंगे हाइड्रोफिलिक, ताकि वो पानी के साथ अटैच रहें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हाइड्रोफोबिक हैं वो अंदर वाली साइड पर होते हैं, क्योंकि अगर वो पानी के साथ होंगे तो उसको रिपेल करेंगे, इस तरह के उनके अंदर जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की, इनको कहा जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। और इसकी जो एग्जांपल है उसके अंदर आ जाएंगे एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर लाई करती हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी का मतलब है 4, और ये पॉलीमर होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। इनके जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसके ही पॉलीमर्स को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब उसके पॉलीमर्स आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो क्या बन जाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये भी अपने आप को मेंटेन रखती है आयनिक बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और सल्फाइड लिंकेज से अपने आप को मेंटेन रखती है। ठीक है जी। इसकी जो एग्जांपल है, इसके एग्जांपल के अंदर आ जाएंगी हेमोग्लोबिन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हेमोग्लोबिन। ठीक है जी। हेमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के भी अंदर हमने डिस्कस किया था अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड के हवाले से, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी ये लाई करती है। तो ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर पाई जाती है, क्वाटरनरी में और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर। जो हेमोग्लोबिन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है। टर्शरी स्ट्रक्चर भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है। बाकी सेकेंडरी और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बी पार्ट के अंदर आ जाते हैं या ए पार्ट के अंदर आ जाते हैं। आई होप हमने जो कुछ पढ़ा है ये आपको समझ आ गया होगा, और पेपर में जिस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी या टर्शरी जो भी पूछी जाएगी वो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देनी है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।